पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में, तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। पटेल इंजीनियरिंग के कुछ फंडामेंटल डाटा भी देखेंगे, टेक्निकल डाटा भी देखेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है क्या, क्योंकि इसकी कुछ खास बातें हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। तो आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो शायद आपसे रिलेटेड स्टॉक पे ही हो जाए। और इस बात का ध्यान रखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना ना भूले। फिलहाल बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग पे। ये चार्ट दिख रहा है, हालांकि हम चार्ट पे बाद में बात करेंगे। बस एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं कि 2008 के आसपास इस कंपनी का भाव जो था वो लगभग 730 के आसपास था। 730 750 के भाव से कंपनी, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 750 रुपए के भाव से कंपनी लगभग यहां पे 7 रुपए से भी नीचे आ गई थी। सो अब ये कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गया था वो आप खुद देखिए। इंफ्रा की स्टोरी जो थी, और इंफ्रा रिलेटेड कोई भी स्टॉक जो, उनकी स्टोरी जो थी वो 2006 से पहले बहुत बूम पे थी। 2004 से 2008 के बीच में बहुत बूम पे थी। 2006 में उसको एक, हम कह सकते हैं, गियर अप मिला। वहां से स्टॉक ने बहुत जबरदस्त तेजी पकड़ी, हर इंफ्रा स्टॉक ने। और 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, एक क्रैश आया, उसमें सबसे ज्यादा हिट जो सेक्टर हुआ वो इंफ्रा था, जो अब जाके कहीं वापस से चलना शुरू हुआ है तरीके से। तो अब इंफ्रा एक थीम बना हुआ है, और इस थीम में पटेल इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है या वो किस तरीके से पैसे कमा सकती है वो हमें देखना है। बिकॉज ये कंपनी जो है ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये भी आज 75 ईयर्स से इस बिजनेस के अंदर है। 75 ईयर्स पुरानी कंपनी है और ये अपना बिजनेस करे जा रही है। तो इसको देखना है, समझना है, कंप्लीट डिस्कशन भी हमें करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल डाटा देखेंगे तो पिक्चर क्लियर मिलेगी। तो करते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस। पटेल इंजीनियरिंग को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो इस चर्चा का रीजन है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक आने वाले समय में 25,000 करोड़ रुपए FY25 तक होने का अनुमान है। और ये कंपनी के खुद कौन कह रहे हैं, CFO कह रहे हैं कि ये जो है कंपनी की ऑर्डर बुक वो 25,000 करोड़ की होगी। तो 25,000 करोड़ की अगर ऑर्डर बुक होगी, एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए किसी कंपनी की ऑर्डर बुक है 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और उसका अभी जो मार्जिन चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मान लेते हैं, वो लगभग 15% चल रहा है। कितना? 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यानी अगर वो 25,000 करोड़ के बिजनेस को लाती है, उसका पैसा जनरेट करती है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, तो 15% मार्जिन तो इसके फिक्स हो गए। इस 15% का मतलब होगा लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 3,000 करोड़ से ज्यादा ही होगा। मैं ऑलमोस्ट मान रहा हूं 3,000 करोड़। अब इसमें से नेट प्रॉफिट आप निकाल के देखिए। नेट प्रॉफिट हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि 2,500 करोड़ तो इजीली बच जाता है। इतना नेट प्रॉफिट बच ही जाता है। आज की डेट में पटेल इंजीनियरिंग की पूरी मार्केट कैप जो है वो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर ये 6,000 करोड़ की कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट लेके आ पाती है तो मार्केट के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि आज की डेट का जो ईपीएस है वो ईपीएस अब सोच के देखिए, जब ये प्रॉफिट्स आएंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। मार्केट उन चीजों को देख रहा है और उसी हिसाब से इनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि कंपनी के आगे के फंडामेंटल क्या बोलते हैं। बट यस, ये बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर कंपनी इतनी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर ले और जो ओपीएम मेंटेन कर रही है वो कर पाई, तो जबरदस्त बिजनेस जनरेट होगा, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कंपनी करती क्या है? कंपनी देखिए कंस्ट्रक्शन करती है, डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, रोड, पिलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स एंड अदर काइंड ऑफ हैवी सिविल इंजीनियरिंग। यानी कुल मिलाकर सिंपल ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। आगे समझिए, इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए 6,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी आपको दिख रहा है 28 के आसपास है, जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में आरओसी और आरओई को देखते हुए एक्सपेंसिव लग सकता है। बट अगेन रिमाइंडिंग कि आप सिर्फ इतनी चीजों को देख के अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत सी चीजें और भी देखनी पड़ेगी। बुक वैल्यू देखेंगे तो 40 रुपए के लगभग है और स्टॉक अपने बुक वैल्यू के लगभग 2 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, 36% है, और ये कम हुई है पिछले कुछ समय में। तो 3% से प्रमोटर ने माल बेचा भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। डेट कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा नहीं है, बट यस कुछ क्वांटिटी है डेट की। ईपीएस लगभग आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस से तो ये 5% के लगभग का ईपीएस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि 5% का ईपीएस मिलता है। अनप्लेज होल्डिंग है 4.09% की। प्लेज परसेंटेज जो है वो 88.7% है, ये भी कंसर्न वाली बात है, ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी का बढ़िया, मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है, पीजी रेशियो भी ठीक ठाक कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है कि बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हो। यहां पर बिजनेस पे दाव क्यों लग रहा है कि कंपनी का आने वाले बिजनेस में समय में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है, और सुधार के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। यहां पे दाव इसलिए नहीं लग रहा कि पहले से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, सुधार पे दाव लगाया जा रहा है, उसी के हिसाब से इसको प्ले किया जाएगा। अगर आगे समझे इसके क्वार्टरली P&Ls को ध्यान से देखिए, लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखिए यहाँ पे और उसको कंपेयर करिए लास्ट ईयर से, आपको पता चलेगा। यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, ये प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 14, यहाँ 18, मतलब मार्जिन इनसे बड़े। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 82, यहाँ पे 140 करोड़। ईपीएस 1 रुपए से 1 रुपए 62 पैसे हो गया। तो ये ग्रोथ दिखाता है कंपनी का पोटेंशियल जो है वो कंपनी बता रही है, ये खुद चार्ट जो है
जो डाटा है हमारे सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि यहाँ पे ग्रोथ है। अगर इसी को हम पिछले मार्च से भी कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा पिछले मार्च का डाटा क्या था। तो ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर तरीके से कंपनी जो है वो ग्रो करे जा रही है, ये बिजनेस इसका अच्छा दिख रहा है। आगे बात करते हैं, इसको समझिए ईयरली P&L। अब इस ईयरली P&L को देखिए, हर साल का P&L आप देखते जाइए, पीछे से लेके अभी तक का पूरा आपको डाटा मिलेगा। अब मार्च में 2024 का मेरे पास डाटा है। अब इसको पिछले 3-4 साल से कंपेयर करके देखिए किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। मार्जिन्स को देखते जाइए, मार्जिन किस तरीके से है कंपनी के। यहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखिए, 290 करोड़ का लॉस 2021 में और 290 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में। तो अब उस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग कैसे नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, और वही यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी, पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन अब एक्चुअल में इस कंपनी ने अपने आप को लास्ट 3 ईयर से लगातार प्रॉफिटेबल बनाया है। अगर आप पीछे का डाटा देखेंगे तो लगातार इतने अच्छे प्रॉफिट्स कभी नहीं आए हैं कंपनी के, जो फर्स्ट टाइम आते हुए दिख रहे हैं। अगर इसको यहाँ पे आप समझेंगे तो मार्जिन लगभग 15% कंपनी मेंटेन कर रही है एवरेज। पिछले आप कई सालों का डाटा लीजिए, 15% के एवरेज मार्जिन जो है वो आ रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ पर इसको समझिए। अब हम बात करते हैं इन्होंने पहले भी ग्रोथ करी है क्या? आंसर इज नो। अगर आप 10 साल की सेल्स का ग्रोथ देखेंगे कुछ भी नहीं है। 5 साल, 3 साल और ईयर ऑन ईयर अभी 1 साल में फिर भी कुछ लगता है कि पिछले 3-4 साल से कंपनी ग्रो कर रही है, जो डाटा बता रहे हैं। पिछले 10 सालों से ग्रो नहीं कर रही है, यानी 10 सालों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब करना शुरू हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त आ रही है, ये अच्छा है और कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। स्टॉक प्राइस CAGR आप देखिए, 10 सालों के रिटर्न कुछ भी नहीं है, यानी जिसने 10 साल पहले वैसा लगाया था उसका आज भी नेगेटिव रिटर्न जो है वो चल रहा है। 5 साल पहले लगाया उसको 40% CAGR, 3 साल वाले को इतना और 1 ईयर वाले को इतना मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगेन रिमाइंडिंग, ये कंपनी के फंडामेंटल पहले से अच्छे नहीं है, अच्छे होंगे, इस बात को लेके कंपनी के ऊपर दाव लगाया जा रहा है मार्केट में। आगे चलिए, यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेची है, जो आपको दिख रहा है। ये गई किसके पास है? FIIs के पास, DIIs के पास। पब्लिक ने तो यहाँ से और कम करी है, उल्टा पब्लिक की भी होल्डिंग घटी है, प्रमोटर की भी घटी है। वो गई किसके पास है? DIFI के पास। यहाँ पर ध्यान से देखिए, केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मिस्टर विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट है, वो इस कंपनी में दिखाता है। उन्होंने भी कुछ होल्डिंग जो है, पहले देखिए उनकी होल्डिंग कितनी थी, कुछ होल्डिंग वो धीरे धीरे 2 क्वार्टर से कट करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मानना होगा कि उनका अभी तक इस कंपनी पे बिलीव है। 1.42% अभी भी होल्ड कर रहे हैं, यानी लगभग उनका 60-70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज की डेट में इस कंपनी के अंदर हो सकता है, ये हमें पता लगा। आगे बात करते हैं यहां पर। अब इस कंपनी की चर्चाएं क्यों है वो समझिए। कंपनी की ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक का CAGR बता रहे हैं, ईयरली ग्रोथ इन ऑर्डर बुक। अब ध्यान से देखिएगा, आपको वो चीज चार्ट पे भी दिखेगी कि कंपनी पिछले 4-5 साल से जैसे ग्रो कर रही थी तो शेयर प्राइस भी ग्रो किया। पिछले 1 साल से कंपनी की ऑर्डर बुक में हमें कुछ गिरावट देखने को मिली, तो ऑर्डर बुक भी गिरावट आई, तो प्राइस में भी थोड़ी गिरावट और करेक्शन चला गया था, वो टाइम वाइज हो गया था। यहां पर आप बोल रहे हैं कि ऑर्डर बुक जो 25,000 करोड़ की हो जाएगी। 25,000 करोड़ की अगर ऑर्डर बुक होती है, यहां से और ग्रोथ मिलेगी तो डेफिनेटली वहां से काम अच्छे ही चलेंगे और कंपनी को उसी हिसाब से वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी। कंडीशन ये है कि ये ऑर्डर बुक खाली कागजों में ना रह जाए, इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। कहीं मैनेजमेंट ऐसा हुआ कि उसने कागजों में रख दिया और एग्जीक्यूशन किया ही नहीं, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर पाता है, जो कि पिछले 4-5 साल से तो लग रहा है कि कर ही पाएगा, अगर कर पाता है तो इस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग होगी, बहुत जबरदस्त रिटर्न्स आएंगे, ये निश्चित बात है, आएंगे ही आएंगे। ये साफ साफ इसकी ऑर्डर बुक बता रही है। इनका एग्जीक्यूशन होना बाकी है। अब कोई पूछ ले एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, खुद मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो एक अनुमान ही है कि एग्जीक्यूट कर लेंगे तो अच्छा होगा, चांसेस आर हाई कि एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगर आगे बात करें हम एग्जीक्यूशन को भी, ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से ऑर्डर बुक का बाइफर्फिकेशन है। देखिए ऑर्डर बुक का ब्रेकअप है सेगमेंट वाइज, किस सेगमेंट से कितनी ऑर्डर बुक है वो हमें डिटेल मिल जाएगी। क्लाइंट वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्डर्स, ये सारी डिटेल भी मिलती है। मैं हालांकि इतना डीप एनालिसिस नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाइज अगर ऑर्डर बुक देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी, कितनी ऑर्डर बुक कंप्लीट है कितनी नहीं है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। ये कंपनी की खुद की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, आप इसकी वेबसाइट से डाटा ले सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट क्लियर पिक्चर बोलेगा कि आगे करना क्या है। अब ये चल रहा है हमारे सामने पटेल इंजीनियरिंग का मंथली चार्ट। चार्ट पे ध्यान से देखिए स्टॉक में अभी क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। स्टॉक जो है 2017-18 में इन्हीं प्राइजेस के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था, ये आपको दिख रहा है डाटा। अब आज 7 साल बाद, लगभग 7 ईयर्स के बाद में ये स्टॉक उन्हीं प्राइजेस के आसपास वापस आया है, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद ऐसे प्रॉफिट आए। अगर आप P&L जाके देखेंगे आपको पता लगेगा 2017-18 में जो प्रॉफिट थे वो अब आ रहे हैं वापस उसी टाइप से, उससे ज्यादा के। तो मार्केट उसी हिसाब से वैल्यूएशन देना शुरू कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वो सीधा यहां से निकल के ऐसा करके ऐसा चला गया, नहीं गया है। उसने कैसे अपनी जर्नी करी है ध्यान से देखिए। यहां जो सेलर्स थे उनको बोला माल बेचो अच्छे से, तो सेलर्स ने माल बिकवाया है, और जो बायर थे उनका खून पिया है कि ऐसे इतनी आसानी से तुम्हें ऊपर नहीं जाना है। यहाँ 12 महीने का कंसोलिडेशन, अब ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है और ऊपर जाना स्टॉक ये चाह रहा है।
अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये छोटे चार्ट पे, जो हमने छोटा चार्ट करा है, छोटे चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको हम यहां पर समझ लें, एक बार चार्ट को थोड़ा जूम आउट करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा स्टॉक के लिए इन हर्डल्स के बाद में लगभग 105 110 के आसपास एक हर्डल है, और फिर स्टॉक के लिए जो भी हर्डल है वो काफी दूर दूर होंगे। दूर दूर होने का इन द सेंस हो गया कि वहां पे एक लंबे गेट स्टॉक के लिए खुलते हैं, यानी कि इतने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में आप समझिए ये भाव जो था वो 2012 का था। स्टॉक अगर सक्सेसफुली 100 या उसके ऊपर आ जाता है, 110 के ऊपर, तो लगभग 12-13 साल बाद उस प्राइस के ऊपर आएगा। तो 12-13 साल बाद कोई भी स्टॉक अगर उस प्राइस के ऊपर आता है तो डेफिनेटली वहां पे नए प्लेयर हो जाते हैं रिस्क लेने के लिए कि नहीं अब इसमें 2-3 साल बैठेंगे क्योंकि ये कुछ करने वाला है, और वहीं से कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएटर भी जो है वो जनरेट हो जाते हैं, तो हर कोई चांस लेने आता है वहां पे। तो ये आने वाले समय के लिए आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आगे समझिए इसको, एक बार वीकली कन्वर्ट करते हैं। वीकली कन्वर्ट करके देखते हैं अभी की पोजीशंस क्या है। तो ये वीकली चार्ट हमने कन्वर्ट किया, बड़ी सिंपल तरीके से हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, ₹50 मानो इसको राउंड ऑफ करके, तो 50 पे क्या है, डबल बॉटम बना है। तो आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 50 ही है। अगर कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर आप समझिए लॉन्ग टर्म का कोई सपोर्ट की बात करें तो वो अभी कितना हो गया, ₹50 हो गया। 50 के नीचे ही दिक्कत है, तब तक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारे पास कुछ और है नहीं, 50 को ही हमें मानना पड़ेगा। स्टॉक के लिए इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना, मतलब मान लीजिए 78-80 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में यहां पर लगभग ₹65 एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये आज की डेट में नहीं है। शॉर्ट टर्म ये होगा अबो 78-80, अब वो 78-80 मानना है इसको शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, अभी नहीं मान सकते। अभी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अभी हमारे पास कुछ डाटा है नहीं, अभी 50 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ये हमारे पास क्लैरिटी आई। अब इसको ध्यान से देखिए एक बार वापस से पीछे के डाटा पे, जस्ट अ सेकेंड, इसको पीछे के डाटा पे आप देखेंगे और बेटर आइडिया मिलेगा। अब आप ध्यान से खुद देख सकते हैं इसको, स्टॉक के लिए ये एक मेन हर्डल हो सकता है, ये एक मेजर हर्डल हो सकता है। यहाँ पर ये जो प्राइस है लगभग 84 के आसपास है, ये हर्डल हो सकता है, लेकिन ये हर्डल अब इसलिए नहीं होगा, उसका कारण क्या है कि जो इसका सेलिंग प्रेशर था यहाँ का, वो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी दोनों तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो ये अगर आप नॉर्मली मुझसे चार्ट पे पूछते तो मैं कहता हर्डल हो सकता है, लेकिन राइट नाउ चांसेस कम है कि ये कुछ हर्डल पैदा करेगा, मतलब बहुत बड़ा हर्डल पैदा करेगा, ऐसे चांसेस कम है, और ये यहां से और भी तेजी में निकलता हुआ नजर आ सकता है, हमें ध्यान देना होगा। स्टॉक 2014-15 में जिन भाव के आसपास था, अब हम उन भाव की तरफ जा रहे हैं। ये जो भाव थे लगभग 110 रुपए के आसपास के, 105-110 के, ये भाव 2014 में आए थे, जून 2014 में। तो स्टॉक अब 10 साल बाद उन भावों को टच करने जा सकता है अगर ये 50 को सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर हमें ये समझ में आता है, अगर हम इसको वापस यहाँ पे देखना चाहें ऑन मंथली चार्ट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस इज द मंथली चार्ट। यहाँ पे आपको ये समझ आएगा स्टॉक का ट्रेंड अभी बुलिश है, बेरिश नहीं हुआ है। तो ट्रेंड क्या है हमने ये मार्क करना है सबसे पहले। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड हम बेरिश तो नहीं कह सकते, और ट्रेंड की बात करें तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो लॉन्ग टर्म में अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, ₹50। अब बुलिश ट्रेंड में अगर कोई डिप आती है, कोई भी डिप आती है, तो ये बाय ऑन डिप की कैटेगरी में रहेगा जब तक ये 50 के ऊपर है। तो अभी लॉन्ग टर्म का सपोर्ट हमें क्लियर मिल गया। अब शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्या है। तो शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी कोई है क्या, नहीं है, वो बनेगी ₹80, 78-80 के अबोव, इसके ऊपर बनेगी इस रेंज को काटने के बाद में। उसके बाद में ₹65 सपोर्ट हो जाएगा, 65 क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा। तब एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रेंड बनेगा। और फिर उस केस में जो है स्टॉक के लिए 90, 100 और 110 के ये 3 गेट जो है वो खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना है, ये स्विंग वालों के काम का होगा, ये लॉन्ग टर्म वालों का काम का होगा। तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। बट रिमेंबर, कंपनी के फंडामेंटल आज की डेट में कैसे हैं, क्या कोई बहुत अच्छे फंडामेंटल है, आंसर इज नो। लेकिन हाँ, फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं। दाव किस पे लग रहा है, अच्छे हो सकते हैं, इस पे दाव लगाया जा रहा है, अच्छे हो सकते हैं, इस पे दाव लग रहा है। दाव इस पे नहीं लग रहा है कि फंडामेंटल पहले से अच्छे हैं, अच्छे हो सकते हैं, इस पे दाव लग रहा है। और इसमें मेरे हिसाब से अगर कोई रिस्क टेकर है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखता है तो उसे अपने एडवाइजर के पास जाना चाहिए, एडवाइजर से बात करनी चाहिए कि ₹50 के साथ बाय ऑन डिप कर दें क्या, क्या बोलते हो, और आने वाले 2 से 4 साल बैठें क्या, कम से कम 2 to 4 ईयर का व्यू रख के बैठें क्या, आपको पिक्चर मिल जाएगी। जैसे ही आपकी कॉस्ट, आपका स्टॉक प्राइस आपकी बाय प्राइस से डबल हो, कॉस्ट निकाल के बैठ जाइए, फोकट वाले राइड करिए आने वाले कुछ सालों तक, शायद अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है पटेल इंजीनियरिंग को अपने रडार पे डेफिनेटली रखा जाना चाहिए। कंपनी बाय ऑन डिप कैटेगरी की है 50 के साथ। हाँ, अगर 50 के नीचे आता है तो व्यू चेंज हो जाएगा। उस वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है कि नहीं 50 के नीचे आ गया तो 50 के नीचे आ गया, तो अगर उसकी तकलीफ है तो फिर आपको इसमें एक बार
ट्रेड या इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर आपको उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आपकी मेंटल पीस भी चली जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पटेल इंजीनियरिंग किनके काम का और किनके काम का नहीं है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है। उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए और डिटेल मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप पे। अकाउंट ओपन करके भी हमारे लिंक से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायमंड मेंबरशिप लेना चाहें तो डायमंड मेंबरशिप लीजिए, और एसटीपी मेंबरशिप लेके कनेक्ट होना चाहते हैं तो एसटीपी चार्ट स्कैनर लेके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमारे नाम से एक फेक टेलीग्राम चैनल भी काफ़ी चल रहे हैं, उन टेलीग्राम के फेक चैनल से बचिए। हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसका जो डिटेल है, लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसी लिंक से आप ज्वाइन करिए। हमारे लिंक को कॉपी करके भी अलग अलग टेलीग्राम चैनल बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल को पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दिया है। ध्यान रखिए, हमारे नाम पे कोई आपको ये कहता है कि हम आपकी लॉस रिकवरी करवा देंगे, हमारा जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करवा रहे हैं कुछ लोग हमारे नाम पे, ध्यान रखिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के कभी सपोर्ट में नहीं रहा हूं। मैं हमेशा रिटेलर्स को इक्विटी और कैश के लिए ही बताता हूं। हमारे नाम पे अगर कोई पैसा ले रहा है तो बचिएगा, और हमारा एक ही नंबर है जो स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है। इसी नंबर से आपको कुछ डिटेल मिले तो ही आप उसे सत्य मानिए। इस नंबर से आपको कुछ भी डिटेल आती है तो वो सत्य है, अदरवाइज वो कोई भी तरीके से सत्य नहीं है। ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।